वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 20 मई 2021 और 20 मई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, बिहार के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के तहत जितने वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप जाइए चैनल पर, वो प्लेलिस्ट अरेंज है, आप वहाँ पर जाकर एक साथ सभी वीडियो को देख सकते हैं। जनवरी से लेकर के अब तक का वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा। वहाँ से आप जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये चारों माह के करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। केवल एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की ओर से किस नाम से कोरोना की देसी दवा तैयार की गई है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर था 2DG यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। 2DG का अर्थ होता है 2 डी ग्लूकोज ओरल पाउडर। तो ये एक पाउडर के फॉर्म में था और मतलब होता है और इसे मतलब घोल के पानी में मिलाकर इसे पिया जाता है। तो इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं मई माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, उन्हें यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पर मैंने चीज़ को अपडेट किया है, यहाँ पर मैंने थीम वाला सेक्शन को ऐड किया है, यानी कि अब जो भी मैं यहाँ पर आपको डे बताऊंगा, जो भी दिवस तिथियां होंगी उनसे रिलेटेड जो भी थीम होगा वो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूंगा। तो चलिए इसे एक एक करके सभी को देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है जिसका थीम अभी निर्धारित नहीं किया गया है। मई माह का पहला रविवार विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका भी थीम निर्धारित नहीं है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है जिसका थीम है 2021 का सूचना से जन कल्याण। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है जिसका थीम निर्धारित नहीं है। अब यहाँ पे एक मुझसे गलती हो रही थी, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 मई में विश्व अस्थमा दिवस, इसे मैं आपको यहाँ पर 4 मई में बता रहा था, तो इस चीज़ का आप सुधार कर लीजिएगा, ये मुझसे गलती हो रही थी। तो 5 मई को विश्व मिडवाइफ दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मिडवाइफ दिवस का इस वर्ष का थीम है फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स, ये है थीम, ये ध्यान रखिएगा। और विश्व अस्थमा दिवस 2021 का थीम है अस्थमा की भ्रांति को उजागर करना। और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, इसका भी थीम निर्धारित नहीं है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है जो मई माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस का इस बार का जो थीम है ये हम अजय हैं। और प्रवासी पक्षी दिवस का थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, ये इसका थीम है। और 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे और इसका भी थीम निर्धारित नहीं है। और फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और अगला है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और इसका थीम है एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस और इसका थीम है नर्स ए वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर, ये ध्यान रखेगा। और 15 मई को जो मतलब मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, इसका थीम है परिवार और नई तकनीक। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और इसका थीम है ट्रस्ट साइंस। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और इसका थीम है चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और इसका थीम है पुनर्कल्पना और संरक्षण। और आज है 20 मई और आज है विश्व मधुमक्खी दिवस। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये थीम इसका निर्धारित होगा, वैसे वैसे यहाँ चीज़ों को मैं अपडेट करता चलूंगा। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मुझे आपसे एक राय चाहिए, ये जो थीम वाला सेक्शन को ऐड किया गया है ये रोज आपको बताया जाए या फिर महीने के अंतिम दिन जो होगा उस दिन बताया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थीम वाला यहाँ पे जो सेक्शन मैंने ऐड किया है इसे बताने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जा रहा है। तो हर दिन अगर ये बताया जाए तो कैसा मतलब ये रहेगा, या फिर महीना के अंतिम दिन बताया जाए। आपके पास इसके बारे में अगर कोई सुझाव है, अगर कुछ बताना चाहते हैं तो हमें इस कमेंट बॉक्स में जाके इस वीडियो के वहाँ पर जाके इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान पर देखना और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए पहला प्रश्न, हाल ही में बिहार में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए किस अस्पताल में सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ई नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। पटना एम्स और IGIMS पटना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए बिहार में ये 2 अस्पतालों को सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया गया है। पटना एम्स और IGIMS पटना, ये दोनों पटना में ही है, ये ध्यान रखेगा। अब यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। हाल ही में बिहार स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना महामारी के दौरान राज्य में पाए जा रहे ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए पटना एम्स और IGIMS पटना को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, ये ध्यान रखेगा। और इन दोनों सेंटरों पर कोरोना के दौरान जिन मरीजों में ब्लैक फंगस हुआ है उनको भर्ती कर इलाज किया जाएगा, ये ध्यान रखेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर ब्लैक फंगस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बता दिया है, ब्लैक फंगस क्या है। देखिए यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, क्योंकि चमकी बुखार जब बिहार में प्रकोप आया था उसका तो वहाँ से भी प्रश्न बना था एग्जाम में, तो ये ध्यान रखेगा। इसका प्रकोप जो है ये महामारी का, ये राजस्थान में भी धीरे धीरे फैल रहा है, तो ये ध्यान रखना है आपको।
और इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो ब्लैक फंगस जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। ये अधिकतर उन लोगों को हो सकती है जो डायबिटीज के शिकार हैं, ये ध्यान रखेगा। और ऐसा नहीं है कि डायबिटीज सिर्फ उम्रदराज लोगों को ही होता है, डायबिटीज 25 वर्ष से कम युवा को भी हो सकता है, ये ध्यान रखेगा। ऐसा बहुत सारा केस है जो कि 25 वर्ष से कम युवा को भी डायबिटीज होता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि मतलब कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जो मतलब तकनीक को अपनाया जा रहा है, जिस पद्धति को अपनाया जा रहा है, तो इसका नाम है जॉब पद्धति। कल वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया था। जॉब पद्धति के बारे में मतलब इसमें क्या है खासियत, तो इसके बारे में अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इसके बारे में आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीजों को पुनः देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और बिहार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि नेपाल से लगती है, केवल एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि नेपाल से लगती है, ये ध्यान रखेगा। और 3 मतलब राज्यों के साथ सीमा साझा करती है बिहार। और यहाँ की जो राजधानी है बिहार की है पटना, राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजकीय पक्षी है गोरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा। और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य जाट जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्ध वृक्ष है, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। हाल ही में बिहार के किस जिले के एक जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है, जिसमें अब तक 139 कैदी संक्रमित हो चुके हैं? किस जिले में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये गोपालगंज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। हाल ही में बिहार के गोपालगंज जिला स्थित एक जेल में 139 कैदी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गोपालगंज जेल के अधीक्षक कुमार अमित के अनुसार सभी संक्रमित कैदियों को जेल परिसर में बने आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करके उनका इलाज प्रारंभ कर दिया गया है। और वर्तमान में इस जेल में फिलहाल कैदियों की संख्या 932 है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कोरोना विस्फोट गोपालगंज के एक जेल में हुआ है, जहां अभी तक 139 कैदी को मतलब पॉजिटिव पाया गया। हालांकि ये आंकड़े आने वाले समय में बढ़ सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये मतलब विस्फोट किस जेल में हुआ था, तो ये गोपालगंज के एक जेल में हुआ था, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के अग्रवाल। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं। ये जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है के अग्रवाल। अब इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में भारत के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ और सर्जन के अग्रवाल का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। वे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व निदेशक और हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रमुख थे। और फिर आगे है, वे 66 वर्ष के थे और उन्होंने 1979 में नागपुर यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई की थी तथा डॉक्टर के अग्रवाल को 2010 में मेडिकल के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इन्हें मतलब कि पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, तो ये 2010 में सम्मानित किया गया था। और ये किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे, तो ये नागपुर MBBS यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस मतलब कि मतलब किसके मतलब पूर्व निदेशक थे, ये आपको ध्यान रखना। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ये पूर्व निदेशक थे और साथ ही ये हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रमुख थे। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से आपके एग्जाम में मतलब बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार की तर्ज पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता दोनों को खोने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपए की FD कराए जाने का मतलब कि निर्णय लिया है। ये लिया गया है निर्णय। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये लिया गया है। इसके बारे में मतलब ऐसे ही कुछ मतलब कि निर्णय मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया था, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। अगर आपको याद हो, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो इसके बारे में आपको याद होगा। अब यहाँ पे आगे है कि बच्चों का भविष्य को खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है और इसके लिए सरकार ने अधिकारियों को बैंक के साथ एक फाइनेंशियल पैकेज तैयार करने का निर्देश दिया है। और यह राशि तब तक FD के तहत रहेगी जब तक बच्चा 25 साल तक का नहीं हो जाता, यानी कि 25 साल के बाद ही वो इन्हें निकाल सकता है। और ये 10 लाख रुपये प्रत्येक बच्चे के नाम से मतलब कि FD करवाया जाएगा। तो ये भी घोषणा हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि भाषा के आधार पर जो पहला गठित राज्य है ये आंध्र प्रदेश ही है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे।
चलिए उसके बाद हम यहाँ पे बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे बात आई है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित चीज़ें जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, इन्हें यहाँ पे देख लेते हैं। ये मैप में आंध्र प्रदेश की स्थिति है और आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित राज्य है और क्षेत्रफल के अनुसार यह भारत का चौथा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। और भारत के सभी राज्यों में लंबा समुद्र तट जो है ये गुजरात में है, जो कि 1600 किलोमीटर का है। और वहीं पे दूसरे स्थान पर जो समुद्र तट की अगर बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में है, जो कि 972 किलोमीटर है। ये ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर गुजरात है और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। गुजरात का जो समुद्र तट का जो लंबाई है ये 1600 किलोमीटर है, जबकि आंध्र प्रदेश का जो समुद्र तट है इसका लंबाई 972 किलोमीटर है। ये ध्यान रखेगा। और ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ की फसल की 77% से ज़्यादा हिस्सा जो होता है ये चावल होता है और इसी वजह से आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। और इसका जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। ये ध्यान रखेगा। राजधानी जो है ये इसकी 3 राजधानी है, इसके बारे में एक वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसके 3 राजधानी में विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती, इसके भी वर्तमान में 3 राजधानी है। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, YS जगनमोहन रेड्डी अभी वर्तमान में मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे जिलों की संख्या है 13 और राज्यभाषा जो यहाँ की है तेलुगु है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। 5वां नंबर प्रश्न, हाल ही में कांग्रेस के किस राज्यसभा सांसद का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजीव सातव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राजीव सातव इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में कांग्रेस राज्यसभा सांसद राजीव सातव का कोरोना से निधन हो गया है। वे महाराष्ट्र के थे और राजीव सातव की गिनती कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती थी तथा वे राहुल गांधी के मतलब करीबी थे। वह विधायक से लेकर के लोकसभा तथा राज्यसभा के सांसद भी रह चुके थे। ये आपको ध्यान रखना है। और जो इस इमेज में आप देख रहे हैं यही है राजीव सातव जिनका भी हाल ही में कोरोना संक्रमण से निधन हुआ है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात आई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि इनसे रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न है। अगर आप कहेंगे तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में मतलब सारी चीज़ें जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, जो पूछे जाने की संभावना है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा विद PDF। अगर आप कहेंगे तो आप यहाँ पे मतलब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है? ये ध्यान रखेगा। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की एक प्रमुख राजनीतिक दल है। ये 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है, जो कि एक है जनता पार्टी और दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये ध्यान रखेगा। और कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को एवो ह्यूम और दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। हालांकि इस स्थापना में और भी लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से इनकी जो भूमिका थी एवो ह्यूम और दादाभाई नौरोजी की ज्यादा थी। और ये स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसका पहला अधिवेशन 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था और जिनमें व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और जो व्योमेश चंद्र बनर्जी कोलकाता के थे। ये ध्यान रखिएगा। ये जो अधिवेशन हुआ था पहला अधिवेशन ये 28 दिसंबर 1885 को ये हुआ था। ये बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई है और मुख्यालय जो इसका है ये अकबर रोड नई दिल्ली में है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वर्तमान में है सोनिया गांधी। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे 67वीं BPSC प्राइमरी परीक्षा और BPSC CDPO इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं ये ग्रुप को तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो कि विद एक्सप्लेनेशन होगा। इसका PDF आपको दिया जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे सभी चीज़ें एकदम अच्छी क्वालिटी का आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, जो कि करंट अफेयर्स के तहत आपका बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका नोट्स आपको मिलेगा। ये डेली तो मिलता ही है, लेकिन आपको मंथली PDF भी मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और साथ ही यहाँ पर बिहार जीके का मतलब कि कह सकते हैं 2 PDF मिलेगा, जो कि आपका संपूर्ण बिहार जीके का तैयारी करवा देगा। दोबारा आपको कहीं से भी बिहार जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ग्रुप अभी चल रहा है ये ऑनगोइंग है, ये चल रहा है अभी। और यहाँ पर चीज़ें जो है ये धीरे धीरे परिवर्तित होती जाएगी। हालांकि यहाँ पे जो है कि मतलब कुछ बेहतर देने का आपको प्रयास है। तो फिलहाल तो अभी आपको ये मटेरियल मिल रहा है, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आएगा तो यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है ये मतलब रेगुलर किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी फिलहाल इसकी ये खासियत है कि ये सारी चीजें आपको मिलेगा। इसी ग्रुप में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलेगा BPSC का, और 2020 वाला जो हमारा वार्षिकांक था बिहार और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय का वो भी मिलेगा, और कुछ इतिहास का PDF है। इसके अलावा भी बहुत सारे PDF है जिसे मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपसे मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप में pre21 लिख के मैसेज करें। इसका जो फी है ये 299 रुपया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कोरोना संक्रमण के कारण जिस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था सभी लोगों की मतलब खराब चल रही है, तो इसे ध्यान में रखते हुए हमने अब इसका मतलब फी को घटा करके 299 कर दिया है। ये जो फी है 299 रुपया ये इस माह तक रहेगा, यानी कि
30 मई तक के लिए वैलिड होगा। ये जो फी है अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो 30 मई तक आपको 299 रुपया ही पे करना होगा। उसके बाद 30 मई के बाद से इसका जो फी है ये फिर 399 हो जाएगा। अभी फिलहाल इसे देखते हुए 299 किया गया है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल भी करते हैं कि सर फी को कम कर दीजिए, प्लीज सर फी को कम कर दीजिए। तो सभी लोगों को मतलब कि रिक्वेस्ट के बाद ये डिसाइड किया गया है कि यहाँ पर अब इसका फी को घटा करके 299 किया जाएगा। अगर आपसे ज्वाइन करने के इच्छुक है तो इस टाइम पीरियड में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा बाद में करेंगे तो ये आपको ऑफर का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेगा। और ये जो मतलब कि पेमेंट होगा ये वन टाइम आपका पेमेंट होगा, जिसकी वैलिडिटी जो होगी 31 दिसंबर 2021 तक होगी। अभी तो ये आपको टेस्ट जो दिया जा रहा है ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, लेकिन आने वाले समय में मतलब दोबारा आपको पेमेंट नहीं करना और इसी में आपको मतलब ऑनलाइन टेस्ट भी मतलब इसका मतलब मिलेगा। तो अगर आपसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी से बहुत सारे मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के द्वारा दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वीरेंद्र सहवाग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने दिल्ली में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की है और इसके तहत जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाई जाएगी। और वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी और उन्होंने जरूरतमंदों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है जिसके तहत ऑक्सीजन बैंक से संपर्क किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की यहाँ पे बात आई है, अब यहाँ पर आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था। ये पर्सनल तौर पर मतलब ये पर्सनल ऑक्सीजन का मतलब कह सकते हैं सिलेंडर है, जो कि मतलब रोगियों को मतलब पर्सनल तौर पर इसका इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो अभी हाल ही में दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत करने का मतलब जो शुरुआत किया गया ये वीरेंद्र सहवाग के द्वारा किया गया है। अब यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां नंबर प्रश्न हमारा है कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिनों के बाद दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 84 दिन के बाद ये खुराक दी जाएगी। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड की दूसरी खुराक लेने के लिए समयावधि में परिवर्तन किया है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें परिवर्तन क्या हुआ है, तो शुरुआती तौर में 28 दिनों के मतलब 28 दिनों पर दूसरी डोज दी जाती थी। जो मतलब शुरुआती तौर पर ये कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा था तो 28 दिनों पर दूसरी डोज दिया जाती थी। यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे कोविशील्ड की बात कर रहा हूँ, कोविशील्ड वैक्सीन की बात कर रहा हूँ। तो 28 दिनों पर दूसरी डोज दी जाती थी और बाद में 48 दिनों पर दूसरी डोज दी जाने लगी। लेकिन हाल ही में 16 मई को मंत्रालय ने, यानी कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश पर अब कोविशील्ड की दूसरी डोज के नए कार्यक्रम के अनुसार 12 से 16 सप्ताह के बीच देने का मतलब कि निर्देश दिया गया है। अब दूसरी डोज जो होगी इसकी बुकिंग जो होगी वो 84 दिनों से पहले नहीं हो गई, यानी कि 84 दिन के बाद ही होगी। लेकिन किसी ने इस टीके को पहले अगर लगवा भी लिया है तो उसकी जो सूचना है वो पोर्टल पे अपडेट नहीं हो सकेगी। ये ध्यान रखिएगा। जब आप कोरोना वैक्सीन लगाएंगे तो उसकी 84 दिन के बाद ही आप मतलब कि दूसरी जो खुराक होगी उसके लिए मतलब यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। तो ये भी बात जो कही गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो इतनी सारी चीजों को यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 8वां नंबर प्रश्न, हाल ही में किस दिग्गज उद्योगपति ने सॉफ्ट बैंक समूह की सहायक एसबी एनर्जी इंडिया की हिस्सेदारी खरीद लिया है? किस उद्योगपति ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौतम अडानी ने अभी हाल ही में एसबी एनर्जी इंडिया की हिस्सेदारी खरीद लिया है। इसके बारे में अब यहाँ पर डिटेल में जानते हैं कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी गई है। तो हाल ही में दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सॉफ्ट बैंक समूह की सहायक एसबी एनर्जी इंडिया को खरीद लिया है और यह डील 3.5 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 24,000 करोड़ रुपये में पूरी हुई है। ये ध्यान रखिएगा, 24,000 करोड़ रुपये में पूरी हुई है और यह भारत की रिन्यूएबल सेक्टर के इतिहास में सबसे बड़ी डील है। ये आपको ध्यान रखना है। गौतम अडानी एनर्जी ने इस कंपनी को सॉफ्टबुक ग्रुप और भारतीय ग्रुप से खरीदा है। गौतम अडानी ने एसबी एनर्जी में सॉफ्ट बैंक ग्रुप और भारतीय ग्रुप की क्रमशः 80% और 20% हिस्सेदारी खरीदी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट बैंक ग्रुप से 80% हिस्सेदारी और यहाँ ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट बैंक ग्रुप से 80% हिस्सेदारी और भारतीय ग्रुप से 20% हिस्सेदारी खरीदी गई है अडानी ग्रुप के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह का डील भारत के इतिहास में रिन्यूएबल सेक्टर में मतलब पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर 24,000 करोड़ रुपये का ये डील था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सक्षम कोविड एक्शन नेटवर्क स्कैन का शुभारंभ किया है? तो ये अभी हाल ही में सक्षम कोविड एक्शन नेटवर्क स्कैन का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों की जीवन रक्षा के साथ साथ रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम कोविड एक्शन नेटवर्क स्कैन का शुभारंभ किया है। ये ध्यान रखिएगा। और इसके तहत दिव्यांगों और उनके परिवारों को वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन से संबंधित परामर्श, टेलीमेडिसिन, राशन आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही स्कैन नेटवर्क की मदद से सभी वृद्धजनों और दिव्यांगों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाएगा। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए 10वां प्रश्न, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया गया है?
तो भी हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। हाल ही में 17 मई को विश्व भर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया है और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाने की शुरुआत 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इसके बारे में बता दूं कि इस वर्ष वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की जो थीम है ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वर्ष की जो थीम है अपने रक्तचाप को मापें, इसे नियंत्रित करें और अधिक समय तक जीवित रहें, ये इस वर्ष की थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न, हाल ही में बिहार में सभी पंचायत प्रतिनिधियों की शक्ति कब से समाप्त हो रही है? अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। अब यहाँ पर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स जाना है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें मैसेज करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान है PRI21 लिख के मैसेज कीजिएगा और ऑफर का लाभ जरूर उठाइएगा। इसका भी 299 में आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।